सुप्रभात आप सभी को, सभी अपने ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी सुप्रभात। तो हम लोग कल दक्षिण भारतीय राजवंश पे बात कर रहे थे और सर्दी बढ़ती ही जा रही है। अच्छा, जिसकी उम्र ज्यादा होती है उसको सर्दी ज्यादा लगती भी है ना? जैसे आप सब, किसने बोला यस? यस सर, कुछ भी बोलेंगे तो यस बोलना है। ये होती है बात है। तो नहीं, तभी तो हम कह रहे हैं। फ्लावर तो नहीं है, है फॉलोअर। मुझे लगा फायर है। पुष्पा का डायलॉग था ना, फ्लावर समझा क्या? ठीक है। अच्छा, नाम भी यही है। ओके, आज तुम आगे बैठे हो, गुड। हाँ, कल हम लोगों ने एक बार दक्षिण के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो हमने कहा था देखो, दो हिस्सों में बांट देना है हमें। इतना सिंपल नहीं होता है, नदियों के हिसाब से तय होता है, कई चीजें तय होती हैं, लेकिन हाँ, कृष्णा या तुंगभद्रा नदी आप एक सीमा बन जाती थी। और यहाँ पे जिन राज्यों का अस्तित्व है उसकी बात हमने कर ली थी कल आपसे। एक वातापी के चालुक्य है ना? फिर मान्यखेत के राष्ट्रकूट। सबसे पहले तो राजवंशों का क्रम और किस सदी से किस सदी के बीच में है, डेट भी याद है। पहला तो काम यही करना होता है, ठीक है, कि हमें ये पता, हाँ ठीक है, शासन इनका था, इसके बाद इनका शासन था। और फिर कल्याणी के चालुक्य की बात हुई थी, ठीक है। और कल्याणी के चालुक्य के बाद हमने कहा था राज्य जो है तीन हिस्सों में बट गया था। देवगिरी के यादव, वारंगल के काकतीय और द्वार समुद्र के होयसल। यानी यहां हो जाएगा आपका वारंगल, यहां हो जाएगा देवगिरी, और यहां हो जाएगा आपका द्वार समुद्र। हम राज्यों की बात करें हम तो इस तरह से ये डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। और बाद में जब, जैसे कल हमने बताया था, एवक, एवक के बाद एक खिलजी का शासन आएगा। खिलजी के काल में इन सब राज्यों को कमजोर कर दिया जाएगा, ठीक। यहां कहानी चल रही थी आपसे पल्लवों के बारे में, एक छोटा सा परिचय था केवल। कब से कब तक शासन रहा था? 550 से 903 ईस्वी। पल्लवों के बाद हम चोलों पे, ठीक है, बात करना शुरू कर चुके थे हम 850 से 1279 ईस्वी। बहुत लंबा शासन रहा है चोलों का, ठीक है। संस्थापक का नाम हम लिख चुके थे, विजयालय, है ना? और उससे आगे अब आपको लिखना है जो प्रमुख शासक है। इसमें दो शासक बहुत ही शक्तिशाली हुए हैं। प्रमुख शासक में लिखें आप नाम, एक लिख लें आप राज प्रथम। नाम है इनका सीक्रेट वन। सीक्रेट यानी राज, ठीक है। सीक्रेट टू, राज प्रथम। और इनका टाइम फेज है 985 से 1015 ईस्वी। 985 से 1015 ईस्वी, ठीक है। और दो तीन बातों को लिख लें आप इसके बारे में। उत्तरी श्रीलंका पर नियंत्रण। ब्रैकेट में कर लेंगे आप। इसने नाम रखा था अनुराधापुर। उत्तरी श्रीलंका का नाम रखा था अनुराधापुर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसमें आप, लक्षद्वीप पर नियंत्रण। लक्षद्वीप पर नियंत्रण। लक्षद्वीप का नाम सुना है ना? अभी बहुत चर्चा में आ गया था लक्षद्वीप।
कितने द्वीप हैं वहां पे? 36 है। वेरी गुड। खूब चर्चा में, छोटे छोटे द्वीप मिलाकर के पूरे लक्षद्वीप में 36 द्वीप हैं, है ना। तीसरा लिखें आप, उड़ीसा के गंग शासक को भी पराजित किया। उड़ीसा के गंग शासक को भी पराजित किया। ठीक है, उड़ीसा के गंग शासक को भी उन्होंने पराजित किया था। तो राजराज प्रथम की गिनती शक्तिशाली शासक के रूप में होती है। दूसरा लिख लें आप, राजेंद्र प्रथम। ये है 1015 से 1044, 1044। देखिए आप, संपूर्ण श्रीलंका पर नियंत्रण, संपूर्ण श्रीलंका पर नियंत्रण, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए आप, बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित किया। बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित किया। बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित किया। ठीक है, महिपाल को पराजित किया। नेक्स्ट लिखें आप, सुमात्रा, सुमात्रा, जावा और सुमात्रा जो है ना, ब्रैकेट में कर लें आप, श्री विजय। सुमात्रा का नाम था श्री विजय। सुमात्रा के शासक विजयो तुंग वर्मन को भी पराजित किया। विजयो तुंग वर्मन को भी पराजित किया। ठीक है, तो मतलब आप समझ लो कि इंडोनेशिया के द्वीपों तक भी चोलों का दबदबा है। एक और लिख लें आप, कंबोज, कंबोज यानी कंबोडिया की बात हो रही है ना, कंबोज के शासक से मित्रवत संबंध स्थापित किया। ठीक है, मित्रवत संबंध स्थापित किया। तो कंबोडिया, सुमात्रा, श्रीलंका, बंगाल, है ना। तो अब देखोगे पूरा एक तरह से नोटिस करोगे आप, तो बंगाल की खाड़ी एक तरफ कंबोडिया, एक तरफ सुमात्रा, एक तरफ बंगाल। बंगाल की खाड़ी को चोलों का झील कहा जाता था। एक समय ऐसा था कि चोलों को जब मन नौका विहार पे बंगाल की खाड़ी में निकल चलते थे। और मजबूत नौसेना के बिना संभव हुआ होगा क्या? नहीं। जब आप समुद्री अभियान कर रहे हैं, भारतीय इतिहास में कुछ ही राजवंश ऐसे हैं जिन्होंने उस समय के हिसाब से नौसेना मजबूत रखी है। उसमें चोलों की गिनती अग्रणी राज्य में होती है। मध्यकाल में शिवाजी और उनके उत्तराधिकारियों की चर्चा होती है। महाराष्ट्र वाले कोंकण तट पे उन्होंने भी मतलब पुर्तगालियों, अंग्रेजों, जब तक पावरफुल थे तब तक उन लोगों ने कंट्रोल में रखा था। तो दो ऐसे भारतीय इतिहास में देखेंगे आपको, एक चोल और आगे चल के एक शिवाजी, जिन्होंने नौसेना पे ध्यान दिया था। ठीक है, ये जो बहुत विशालकाय मंदिर है, गंगाए कोणचोलपुरम मंदिर, शिव मंदिर है ये, है ना। और ये यूनेस्को के लिस्ट में है। ये यूनेस्को के हेरिटेज लिस्ट में भी है। जहां आपने राजराज लिखा है ना, राजराज के भी एक मंदिर का नाम लिख लेंगे आप। हाँ, बृहदरेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर।
राजराज ने भी एक मंदिर बनवाया था, शिव मंदिर, बृहधरेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर। ठीक है, ये भी शिव मंदिर है और ये भी यूनेस्को के हेरिटेज लिस्ट में है। शिव मंदिर है और यूनेस्को के हेरिटेज लिस्ट में है। ठीक है, यूनेस्को के हेरिटेज लिस्ट में है। ये मंदिर है तंजौर में। तंजौर के साथ ही एक शहर ही बसाया था, गंगाई कोंडचोलपुरम। ठीक है, और वहां उसने एक मंदिर भी बनाया था। तो राजराज और राजेंद्र की जब बात होती तो साम्राज्य विस्तार को लेकर के बात होती है और मंदिर को लेकर बात होती है। ठीक है, और एकदम से सटीक एग्जाम्पल, छोटे मोटे तो बहुत सारे युद्ध हैं वहां आसपास वाले। ठीक, ये समुद्री वाले ही युद्ध का हमने जिक्र किया आपसे, जो समुद्री मार्ग से जो उन्होंने अभियान किया था। ठीक है, चोलों की चर्चा होती है प्रशासन को लेकर। ठीक है, ग्रामीण प्रशासन और स्थानीय स्वायत्ता को लेकर, मतलब अलग अलग दौर में प्रधानमंत्री जी ने भी मन की बात के कार्यक्रम में और गुलामी की मानसिकता के संदर्भ में भी इसको खूब उठाया था कि हमारे यहाँ एक लंबी परंपरा है, और उन्होंने जिक्र किया था चोल शासकों का भी। ठीक है, तो अपनी मैगजीन में भी हम लोगों ने कवर कर रखा है इसको, किसी न किसी मंथ की मैगजीन में जो क्लास में करंट की लेता हूँ ना, उसमें कवर है सब। ठीक है, उसमें बताया है हमने, है ना। देखिए आप, चोल प्रशासन, तो एक तो लिख लें आप, राजतंत्र वंशानुगत राजतंत्र वंशानुगत व्यवस्था। ठीक है, और बहुत डिटेल में तो नहीं जाएंगे हम लोग यहाँ पे, प्रशासनिक विभाजन में कर लीजिए आप। ठीक है, प्रशासनिक विभाजन में कर लें आप। सबसे ऊपर तो केंद्र सरकार हो गया। ठीक है, यहाँ पर भी केंद्र सरकार था। केंद्र प्रांतों में बटा हुआ था, मंडलम। ठीक है, केंद्र प्रांतों में बटा हुआ था। फिर उसके बाद है वलनाडु, ये एक तरह का कमिश्नरी क्षेत्र हो गया। कमिश्नरी, है ना, कश्मीरी मत लिखिएगा। ठीक, कमिश्नरी मतलब कई डिस्ट्रिक्ट को मिला करके जो एक प्रशासनिक इकाई बनाई जाती है ना। हाँ, वलनाडु के बाद है नाडु, ये हो गया आपका डिस्ट्रिक्ट, जिला। ठीक है, और नाडु के बाद है कोट्टम। कोट्टम हो जाएगा एक तरह से आपका, आप ये मान लीजिए गांवों का, मतलब कई परगना समझ लीजिए आप, इसे ब्लॉक समझ लीजिए या परगना समझ लीजिए आप। ठीक है, कोट्टम को, और कोट्टम के बाद है ग्राम, गांव। ठीक है, ये है प्रशासनिक विभाजन। तो ऐसे बस जानने के लिए कि हाँ क्या डिवीजन था। तीसरा पॉइंट लिखेंगे आप कि चोल शासक परांतक प्रथम के उत्तर मेरूर अभिलेख से, एक परांतक प्रथम है, चोल शासक है, मैगजीन से, अब ये मैगजीन का इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, चोल शासक परांतक प्रथम के उत्तर मेरूर अभिलेख से, ठीक है, अभिलेख से ग्रामीण प्रशासन एवं ग्रामीण स्वायत्तता की जानकारी मिलती है। ग्रामीण स्तर पर स्वायत्तता की जानकारी मिलती है। ग्रामीण स्तर पर स्वायत्तता की जानकारी मिलती है।
अब सोचिए प्रधानमंत्री जी कितना मेहनत करते हैं, शासक का भी नाम लेते हैं, अभिलेख का भी नाम लेते हैं, ठीक है। कौन सा उन्हें आईएएस का एग्जाम देना है? हाँ, तो हम लोग को तो याद रखना ही पड़ेगा, ठीक। समझ में बात आ रही है ना? उन्होंने बताया कि इस अभिलेख में इसका जिक्र किया गया है, ठीक है, उत्तर मेरूर अभिलेख में, है ना। उनके जिक्र करने के बाद ही मैं भी जिक्र कर रहा हूँ। ऑप्शनल में पढ़ाता हूँ मैं इसको, मतलब पढ़ाता रहा हूँ, अभी तो नहीं पढ़ाता हूँ। इस अभिलेख, शासक का नाम, क्या क्या स्ट्रक्चर, थोड़ा डिटेल में वहाँ, क्योंकि वहाँ हर 3 साल पे एक बार सवाल ये रिपीट हो जाता है मेंस में। ग्रामीण शासन पे स्वायत्त हर 2 से 3 साल पे फिक्स है कि वहाँ सवाल आ ही जाएंगे ये वाले। अब क्या है इसमें देखें, ठीक है ना। ग्रामीण स्वायत्तता की जो बात की जा रही है ना, स्वायत्तता की जो बात की जा रही है, यहाँ लिखेंगे आप कि 3 प्रकार की संस्थाएं, लिख लें आप, 3 प्रकार की संस्थाएं। एक है, पहला है उर, सामान्य गांव में, जैसे गांव होते हैं, है ना। सभा, ये हो गया ब्राह्मणों का गांव, इसे हम ब्रह्मदेव या अग्रहार भी कह सकते हैं इस गांव को। 3 प्रकार की संस्थाएं, एक हो गया उर, नाम है, सामान्य गांव की संस्था है प्रशासन को चलाने के लिए। ब्राह्मणों का गांव है, जहां ब्राह्मणों का वर्चस्व गांव घोषित है, वो उस गांव को ब्रह्मदेव या अग्रहार भी कहते हैं। ब्राह्मणों के गांव को ब्रह्मदेव या अग्रहार भी कहते हैं, ठीक। सभा नामक संस्था हो गई। तीसरा महासभा, ये कई गांवों की संस्था। सभा का ही एक बड़ा रूप है महासभा, ठीक। तो 3 प्रकार की संस्थाओं का उल्लेख मिलता है। नंबर 1 पॉइंट तो ये हो गया हमारा ए। बी लिखें आप इसमें, ठीक है। संस्थाओं के सदस्यों का नियमित अंतराल पर चुनाव होता था, 3 वर्ष का होता था। ठीक है, नियमित अंतराल पर चुनाव होता था और उम्मीदवारों के लिए योग्यता एवं अयोग्यता का भी प्रावधान था। उम्मीदवारों के लिए योग्यता एवं अयोग्यता का भी प्रावधान था। अब जैसे योग्यता में था कि मान लो भूमि का मालिक होना चाहिए, वेदों का जानकार होना चाहिए, ठीक है, ऐसे करके, है ना। और जो एक बार मेंबर बन गया वो दोबारा मेंबर नहीं बनेगा। किसी पे आपराधिक मामला हो, गबन का मामला हो, ठीक है, मैगजीन में भी सब लिखा हुआ है, वहाँ भी हमने डिटेल में बता रखा है। जब कभी आप रिकॉर्डेड क्लास देखोगे ना, उसमें आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। बस यहाँ कॉन्सेप्ट क्या होता है कि योग्यता और निर्योग्यता दोनों के प्रोविजन थे उस समय। तो चुनाव कैसे होता था, जो भी उम्मीदवार होते थे उनका नाम, ठीक है, जो उस समय तारपत्र वगैरह चलते थे, भोज पर, उस पर नाम लिख करके एक कुंभ यानी घड़े में डाल दिया जाता था। और किसी अबोध बालक को, मतलब जिसको बहुत बोध ना हो, जिसको बुद्धि ना हो, वो, ठीक है, वो जिसका जिसका नाम निकालते थे वो उम्मीदवार हो जाते थे, घोषित की भाई उम्मीदवार, ठीक है। तो वोटिंग सिस्टम नहीं था, बट ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग सिस्टम था, है ना। तो गांव, ठीक है। तो दूसरा हो गया संस्था, और दूसरी बात हमने बता दी आपको, योग्यता और निर्योग्यता दोनों का प्रावधान। सी लिखें आप, इसी में एक और पॉइंट लिखिए, ये संस्थाएं विभिन्न समितियों के माध्यम से, समिति को कहते थे वारियम,
विभिन्न समितियों के माध्यम से ग्रामीण प्रशासन का संचालन करती थी। जैसे भू राजस्व, कृषि, सिंचाई, बगान, धर्मस्थल, बगान, धर्मस्थल इत्यादि के लिए अलग अलग समितियां होती थीं। इन सब का तमिल नाम भी मिलता है, अलग अलग समितियां होती थी। जैसे एक समिति बना दी गई खेती के लिए, एक समिति बना दी गई लैंड रेवेन्यू के लिए, एक समिति बनाई गई विवादों के समाधान के लिए, एक सिंचाई के लिए, एक प्लांटेशंस वगैरह के लिए, एक मंदिर वगैरह के लिए, सब देख रेख के लिए। यर्रावरियम, टोट्टावरियम, संवत्सवरियम, ठीक है, पूर्णवरियम, ऐसे करके सब तमिल नेम हुआ करते थे। ठीक है, जो अलग अलग उसके लिए फंक्शन के लिए वो असाइंड होते थे। ठीक है, तो अब एक इंटरेस्टिंग जानकारी हो गई। तो चोलों की जब चर्चा होती है ना, तो हमेशा एक तरफ चोलों की बात होती है साम्राज्य विस्तार, ताकत के लिए, मसल्स के लिए, दूसरा मंदिरों के लिए, तीसरा स्थानीय शासन के लिए। यानी एक कॉमन, थोड़ा भी इतिहास का सेंस होगा तो चोलों को इन 3 कारणों से पहले ध्यान रखा जाता है। तो मंदिर स्थापत्य में अलग से बात करूंगा, ये भी आपको द्रविड़ स्थापत्य की। ठीक है, तो चोलों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दी गई है ना। अब पल्लव हो गया है ना, चोल हो गए। जब चोल कमजोर पड़ जाएंगे तो यहां पे शासन होगा मदुरा के पांड्यों का। ठीक है, नोट करके लिख लें आप लास्ट में। चोलों के पश्चात दक्षिणी तमिलनाडु में मदुरा के पांड्यों का शासन। ठीक है, मदुरा के पांड्यों का शासन, यहां पे पांडे जी का शासन होगा। ठीक है, जब हम लोग अभी सल्तनत काल पढ़ेंगे तो यहाँ पे जब अलाउद्दीन खिलजी की बात करेंगे हम लोग, है ना, मैं बताऊंगा आगे, अभी 1296 से, है ना, 1316 तक शासन रहा है उसका। और इसका एक सेनापति था मलिक काफूर। मलिक काफूर ने इसके चारों के विरुद्ध यहाँ रामेश्वरम तक आया था वो मलिक काफूर। तो फिर इन 4 राज्यों का जिक्र होगा, सल्तनत का कब्जा हो जाएगा। ठीक है, फिर एक समय ऐसा आएगा मोहम्मद बिन तुगलक के समय कि इन राज्यों को मिला करके बन जाएगा बहमनी, और ये बन जाएगा विजयनगर। सल्तनत काल में एक बनेगा बहमनी और एक बनेगा, फिर बहमनी टूटेगा, 5 राज्यों में बट जाएगा, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर और बरार। ठीक, विजयनगर भी कमजोर पड़ेगा और अलग अलग ये भी बटेगा, जिसमें जैसे आपको याद होगा वडियार वंश, हैदर टीपू सुल्तान विजयनगर के बाद हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ मदुरा के नायक आ जाएंगे, ये आ जाएंगे, चंद्रगिरी, छोटे मोटे राज्य यहाँ भी बनेंगे, यहाँ पे भी बनेंगे। फिर क्या होगा, मुगलों का प्रभाव स्थापित होगा, और मुगलों को कमजोर करके यहाँ पे फिर शिवाजी औरंगजेब को चुनौती देकर फिर अंग्रेजों की कहानी आ जाएगी। शिवाजी, फिर पेशवा, और फिर अंग्रेजों की कहानी। जहाँ हमने यात्रा शुरू की थी वहीं पे आकर के क्लास फिर आपकी। तो 3 मतलब मेजर यूनिट है, विंध्य के उत्तर, विंध्य से कृष्णा या तुंगभद्रा, कृष्णा मानिए, क्योंकि कृष्णा तुंगभद्रा के बीच हमेशा लड़ाई होगी। जिसका शासन इधर है और जिसका शासन इधर है,
यदि दोनों ताकतवर हैं तो कृष्णा और तुंगभद्रा के दबाव के लिए लड़ेंगे ही लड़ेंगे। जो यहां है वो श्रीलंका घूमने जाएगा ही जाएगा। श्रीलंका में आप देखोगे ऐतिहासिक दौर में 2 राउंड में आप तमिलों की वहां पे देखोगे प्रेजेंस। जो जाफना नॉर्दर्न श्रीलंका और आसपास को जो इलाका है पूरे जाफना पेनिनसुला और सब, वहां पे चोलों के समय ही बड़ी संख्या में तमिल सेटल कर गए थे, पुराने वाले तमिल हैं। और कभी श्रीलंका में देखो कि सेंट्रल हाईलैंड करके इलाका है जहाँ चाय की खेती बहुत ज़्यादा होती है ना। अंग्रेजों के समय बड़ी संख्या में मजदूरी करने के लिए तमिल वहाँ चले गए थे। ठीक है। और फिर आगे चल करके जब आज़ादी के बाद जो विवाद चला, ठीक है, स्टेटलेस पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन आप कभी आईआर में पढ़ोगे या जरूरत होगी तभी सर बताएंगे आपको, SPIO करके। ठीक है। और खूब विवाद चला, उसी में LTTE बना था। ठीक है। और फिर प्रभाकरन, फिर राजीव गांधी की हत्या, फिर शांति सेना, अलग अलग दौर चले हैं मतलब। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में वो अलग अलग फेज चला है। ठीक है। और रिफ्यूजी अभी भी हैं स्टिल, तमिलनाडु में अभी भी बहुत सारे रिफ्यूजी हैं, तमिल रिफ्यूजी। ठीक है। तो ऐसे ना कहानी चलती रहती है। इतिहास का अपना एक रोल है, कड़ियाँ जुड़ जाती हैं। तो ऊपर वाला इतिहास, फिर ये बीच वाला इतिहास और नीचे वाला, 3 हिस्सों में इतिहास। ऊपर में भी फिर यूनिट बन जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट एक अलग यूनिट बन जाता है, कई बार बंगाल एक अलग यूनिट बन जाता है। खास करके बिहार से जो नदी की जो सीमा बनती है, इधर बंगाल बिहार एक अलग यूनिट बन जाता है। तो इधर भी अलग अलग यूनिट बनते हैं। बट हाँ, विंध्य के उत्तर का मतलब विंध्य का उत्तर, बहुत चांसेस है कि गुजरात से लेके बंगाल और कश्मीर से लेके हिंदुकुश तक कोई एक शासक कब्जा कर ले। तो ज्योग्राफी एक बड़ी भूमिका, आसान नहीं है विंध्य को पार करना और नर्मदा को पार करके दक्षिण की तरफ अभियान। तो ज्योग्राफी की अपनी एक भूमिका होती है राज्यों के गठन में, सीमाओं के निर्धारण में, है ना। तो ये वाला अभी आगे आता चला जाएगा सब। ये ऐसे ही बस एक बार बता दिया आपको हमने कि किसका किसका शासन रहा बीच वाले हिस्से में। यहाँ पे संगम काल, नीचे वाले में पल्लव, चोल, मदुरा के पांड्य, तुर्कों की सत्ता, फिर विजयनगर, फिर छोटे छोटे राजे, फिर मुगलों की सत्ता, फिर अंग्रेजों की सत्ता। ठीक है। ऐसे करके आप देखो उसी में छोटे मोटे राज्य जो हैं, कभी केरल में सब, है ना। फिर अंग्रेज चले जाएंगे, ठीक, फिर राज्यों का पुनर्गठन होगा, है ना। और फिर इस तरह से 56 में भाषा के आधार पर 4 राज्य, बहुत घालमेल था। अब तो जो मालाबार कुछ तमिलनाडु के पास था और रामेश्वरम केरल के पास था। ठीक। तो ऐसे करके बहुत सारे पुनर्गठन के खेल होंगे, मतलब भाषाई आधार पे। फिर तमिल, कन्नड़, मलयालम और तेलुगु। सोचो, आंध्र एक अलग राज्य था और हैदराबाद एक अलग राज्य था। वो कहानी खत्म हो जाएगी 56 में। ठीक है। वो कहानी भी खत्म हो जाएगी। ठीक है। तो ऐसे करके पुनर्गठन फिर होगा, फिर वो सिस्टम चला आ रहा है। तो सिंपल सा एक फ्लो बन जाएगा आपका। पहली बार में हमें ऐसे ही फ्लो पकड़ना होता है, क्या क्या हुआ, मोटी मोटी बातें, जिसको हम कहते हैं ना कॉन्सेप्ट, आइडिया रहते हैं हमारे पास। फिर उसमें फैक्ट्स हम फिल कर रहे हैं लगातार। हम हमेशा किसी चीज़ की पहले एक स्टोरी आउटलाइन बनानी है आपको, वो समझने से बनती है कि हाँ ये आउटलाइन हुआ इस टॉपिक का। आउटलाइन प्रायः चलना चाहिए स्टूडेंट के साथ। ठीक। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी भी विषय में एक आउटलाइन खींचा जाता है, इस टॉपिक का ये आउटलाइन है, बाह्य रेखा है इसकी। हर रेखा में इंफॉर्मेशन और आइडियाज फिल होते चले जाते हैं। तो बाह्य रेखा के हिसाब से ना सिलेबस बहुत छोटा हो जाता है। तो आपको लगता है कि हाँ सिलेबस में हमारी पकड़ समझ बन गई है हमारी, जब हम आउटलाइन बनाते हैं किसी टॉपिक का। तो ठीक है, लिखिए अब आगे। ये वाला हिस्सा कंप्लीट हो गया हमारा। अब हमने क्या कहा था, स्थापत्य, चित्रकला और मूर्तिकला। लिखे आप स्थापत्य पहले, मंदिर स्थापत्य लिखना आप। मंदिर स्थापत्य। लिखें पूर्व मध्य काल में बड़े पैमाने पर मंदिर स्थापत्य का विकास हुआ
स्थापत्य का विकास हुआ और मंदिर निर्माण की तीन शैलियां मंदिर निर्माण की तीन शैलियां उभर कर सामने आई, उभर कर सामने आई। नागर, द्रविड़ एवं बेसर। उभर कर सामने आई नागर, द्रविड़ एवं बेसर। ठीक है, नागर, द्रविड़ एवं बेसर। पहले लिख लें आप नागर शैली। ठीक है, क्षेत्र लिख लें आप विंध्य से उत्तर ऊपर, विंध्य से ऊपर, अपर पार्ट में विंध्य के ऊपर। यहां लिख लें आप गुजरात से लेकर बंगाल, असम तक। ठीक है, एरिया कौन सा है भाई नागर शैली का, तो ये माना गया है। संरक्षक लिख लें आप विभिन्न राजवंश। ठीक है, जैसे जैसे लिख लें आप प्रतिहार, प्रतिहार, सोलंकी, चंदेल, कौमा गंग, ये उड़ीसा में था गंग, अभी लिखवाया था थोड़ी देर पहले आपको, है ना, इत्यादि वंश। आप जिसका भी चाहे नाम, चौहानों का भी नाम दे सकते हैं इसमें, परमारों का भी दे सकते हैं, सबका नाम दे सकते हैं आप इसमें, गढ़वालों का भी दे सकते हैं, है ना। ठीक है, सारे नाम इसमें आ जाएंगे, पालों का भी दे सकते हैं। बट ये प्रमुख वंश है जिन्होंने संरक्षण दिया। ठीक है, लिखिए विशेषताएं। लिखिए गुप्त युगीन शिखर शैली गुप्त युगीन शिखर शैली, गुप्तकालीन शैली को शिखर शैली भी कहते हैं। शिखर शैली से संबंधित सभी महत्वपूर्ण विशेषताएं, सभी महत्वपूर्ण विशेषताओं से युक्त ठीक लिख लें आप, जैसे जगती, जगती प्लेटफॉर्म, जगती मंडप, गर्भगृह, गर्भगृह, प्रदक्षिणा पथ, शिखर, प्रदक्षिणा पथ, शिखर। ठीक है, प्रदक्षिणा पथ, शिखर इत्यादि। पंचायतन भी लिख लीजिएगा इसमें, पंचायतन भी वर्ड यूज कर लीजिएगा इसमें। जैसे अयोध्या को जो मंदिर बना है आपने सुना होगा पंचायतन शैली में बना है, एक मुख्य मंदिर और चार कोने पर चार देवताओं के मंदिर। ठीक, जैसे उसमें शिव मंदिर है ना, गणेश मंदिर है, ऐसे करके आप देखोगे तो मुख्य मंदिर और चार पांच मंदिरों का समूह, उसे पंचायतन। ठीक है, ऐसे
हमने बताया था आपको ना, दशावतार मंदिर में पहली बार पंचायतन शैली के हमें साक्ष्य मिलते हैं। फिर आगे उत्तर भारत में एक नियमित विशेषता बन गई। तो नागर शैली के जितने भी मंदिर होंगे, गुप्त युगीन सारी विशेषताएं लिख दो आप। प्रवेश द्वार पे अलंकरण, प्रायः गंगा यमुना कलश कमल स्वास्तिक। अयोध्या में भी सेम चीज है, नागर शैली का मेन फीचर है, तो वहां पे भी सेम चीज है। ठीक है, तो ऐसे करके आप देखोगे तो सारे फीचर्स, तो दोबारा आप इसको रिपीट कर सकते हो यहाँ पे। अगला पॉइंट लेकर, हालांकि गुप्त काल की तुलना में गुप्त काल की तुलना में पूर्व मध्यकालीन मंदिरों में पूर्व मध्यकालीन मंदिरों में विशालता एवं अलंकरण को अधिक महत्व दिया गया। तो सारे फीचर, जैसे अब चबूतरा है तो बहुत विशाल चबूतरा प्लेटफॉर्म, ठीक है, बहुत बृहद आकार का प्लेटफॉर्म होगा। शिखर है तो थोड़ा विशाल, मंडप है तो बड़े बड़े होंगे, प्रदक्षिणा पथ है तो ज्यादा स्पेस होगा। अंतर क्या आएगा गुप्त काल और इस काल के मंदिरों में, पूर्व मध्य काल के मंदिरों में? विशालता, लार्ज। ठीक है, जैसे भी आप देखो कितने एकड़ में पूरा का पूरा, आप देखा अयोध्या वाला जो मंदिर बना है, आपने देखा होगा। ठीक है, तो बड़े बड़े भूभाग पे, खजुराहो का भी एक बहुत बड़ा स्पेस है, उसमें बनाया गया है मंदिर। ठीक है, उड़ीसा वाले मंदिर समूह में भी देखोगे स्पेस खूब लिया जाएगा उसका, छोटे छोटे मंदिर नहीं होंगे। तो कॉमन अंतर या विशालता और अलंकरण आ जाता है, फीचर तो वही रहने। एक और पॉइंट लिखो, इसके साथ ही कुछ क्षेत्रीय विशेषताएं भी मंदिरों में देखी जा सकती हैं। ठीक है, देखी जा सकती हैं। कॉमन बात होगी। अब क्षेत्रीय विशेषताओं में तीन बड़े उदाहरण माने जाते हैं, एक गुजरात का एग्जाम्पल, एक खजुराहो का एग्जाम्पल और एक उड़ीसा का एग्जाम्पल। छोटे छोटे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, जब हम पूर्व मध्यकाल नागर शैली की बात करते हैं तो इन तीन उदाहरणों पे बहुत ज्यादा, तीन राजवंशों के द्वारा जो काम किए गए उसकी ज्यादा से ज्यादा चर्चा होती है। लिखें आप जरा, पहला लिखें आप, गुजरात शैली या सोलंकी शैली। गुजरात शैली या सोलंकी शैली। ठीक है, अब ये नागर की हम क्षेत्रीय शैलियों की बात कर रहे हैं। जैसे अब हम बात कर रहे हैं गुजरात, तो ऊपर वाली सारी विशेषताएं तो नागर पे लागू हो ही रही हैं, प्लस ये क्षेत्रीय विशेषताएं, कुछ स्थानीय फीचर भी उसमें ऐड होते चले गए। ठीक, और जब हम गुजरात कहते हैं तो सबसे पहले हमें देखना होता है साक्ष्य, एविडेंस या उदाहरण। संरक्षक तो पता है ही कौन है, सोलंकी है। ठीक, उदाहरण लिखते हैं और फिर विशेषता। ऐसे ही अभी हम लोग बात कर लेंगे खजुराहो में भी सेम उदाहरण और विशेषता, और कलिंग में भी सेम उदाहरण और विशेषता। ठीक है, तो ये नागर का पूरा आपका एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये हम लोग लिख रहे हैं गुजरात शैली या सोलंकी शैली पहले। ठीक है, देखें आप,